आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हाँ, आप हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या हमें कॉल कर दीजिए। आइए जल्दी से हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ ये रहा 51st क्वेश्चन। ध्यान से समझते हैं। इंटीग्रेट करना है हमारे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे को। इस तरह के क्वेश्चंस आपने ज़रूर करे होंगे हमारी एनसीईआरटी में और की मिसलिनियस एक्सरसाइज में, और अदरवाइज भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे हैं। अब फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ x माइनस एक्स तो होल स्क्वायर है, जबकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन में एक अप्रोच नहीं होती, कई सारी अप्रोच होती हैं। और यहाँ ये एक बेस्ट अप्रोच समझ में आ रही है कि सबसे पहले आप इसे इस तरह से अलग अलग कर लेंगे और ऊपर होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लेंगे। अब इससे होगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2x दिखाई दे रहा है माइनस के साथ, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक पार्ट लेते हुए और इसको दूसरा पार्ट लेते हुए क्वेश्चन को स्प्लिट कर देंगे और हाँ, EX दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहां इस तरह से दो पार्ट्स हमें दिखाई देने लग जाएंगे। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में तो बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। यहां x के साथ EX आ जाएगा जैसे पहले आया, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखो, ये एक डायरेक्ट फॉर्मेट है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि अगर EX बाहर है और अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं EX fx प्लस सी। बट क्या ये बात ट्रू है, आइए समझते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मैं इसको fx मान लेता हूं तो इस fx का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इस fx का डेरिवेटिव होगा कि आप इसकी पावर 1 है, ऊपर -1 के साथ लिख दिया, नीचे एक पावर इंक्रीज कर दी और बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये एग्जैक्टली इस f डैश x के बराबर है अगर मैं EX को छोड़ देता हूं। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर मैं इसको फिर से लिखूं इस तरह से, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है EX विद इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमें ये बताता है कि ये fx है और ये उसका डेरिवेटिव है। ये हाँ, माइनस से कंफ्यूज मत होइए, वो इसका डेरिवेटिव है। वैसे तो ये प्लस ऑफ द डेरिवेटिव है ना, समझ में आ गया। तो आंसर होना चाहिए EX fx प्लस सी, यानी आप समझ गए आंसर होना चाहिए EX इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है। जी माइनस में नहीं होगा, होल स्क्वायर में नहीं होने वाला, और ये देखिए ऑप्शन ए जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है इवैल्यूएट x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 6। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब कई बच्चे पूछते हैं कि सर अचानक से एक क्वेश्चन आ जाता है, हम कैसे अप्रोच बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको एक क्वेश्चन पे ले चलूँ जो आपने प्लेलिस्ट में या तो कर लिया होगा या करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये क्वेश्चन है, लगभग 35,000 व्यूज़ इसके ऑलरेडी जो बच्चे हैं इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर n एक नेचुरल नंबर होता है तो इस तरह के फॉर्मेट में आप x टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसका लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अब आप अगर इसको इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो क्या आप बोलोगे सर ये कैसे रिलेट हो सकता है, यहाँ पर तो ऊपर कुछ है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पावर है, तो ये कैसे पॉसिबल है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक सेकेंडरी पार्ट है। अगर आपने ये अप्रोच सीख ली, ये टाइप सीख ली, तो फिर आप ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्योंकि इंडेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको टाइप से आइडिया लेके, कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ध्यान से देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। एक बात हमें पता लग गई कि ये ऊपर x टू दी पावर 9 है, और अगर मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साथ में 6th पावर भी तो कॉमन आएगी। यस, तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया है। तो हम वही प्रोसेस करते हैं। यहां पर हम लोग यहां नीचे डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 2 अलॉन्ग विद पावर 6 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा। ध्यान से देखिए, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां कितनी पावर आ गई? ऊपर तो x टू द पावर 9 है, लेकिन अब यहां बाहर क्या दिख रहा है? बाहर हमें दिख रहा है x टू द पावर 12, ब्रैकेट में कुछ ऐसा। अदरवाइज ये क्वेश्चन ठीक है, 2-3 तरीके और से भी हो सकता है कि अगर आप x स्क्वायर को पहले t पुट करो और फिर ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाता है। और यहां देखिए बेस्ट अप्रोच आपको समझ में आएगी, बिल्कुल सीबीएसई के लिए भी और एंट्रेंसेस के लिए भी। अब हम यहां इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहां ये कितनी पावर बचेगी? 3 पावर बचेगी। तो ये क्वेश्चन लगभग आपको अब ऐसा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, dx अपॉन एक्स क्यूब। और अब आप जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको यहां देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको टी पुट कर देता हूं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ध्यान से देखना, 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट कर देता हूं और डिफरेंशिएट करता हूं टी को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 बाय एक्स क्यूब, जो हमें चाहिए। ध्यान से देखिए, और इस -2 को मैं नीचे ले जाता हूं। अगर अब मैं इस -2 को नीचे ले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब, और ये इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, और अगर मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख दूं आपके लिए, तो ये रहा वो क्वेश्चन जिस पर हम बात कर रहे थे, ये रहा वो एक्सप्रेशन जिस पर हम बात कर रहे थे, 1/x क्यूब, और ब्रैकेट में है dx, इस तरह से। और यहां पर पावर जो है नीचे, यहां मुझे पावर इसको 6 लिखनी है, ये है पावर यहां पर, ये 6th पावर। तो अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज dx ओवर एक्स क्यूब? इससे रिप्लेस हो जाएगा ये, और ये है t, इसको t पुट करा था, तो -1/2 dt, इसको कवर करते हुए फिर से बता देता हूं, और नीचे आ गया t टू द पावर 6। अब अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको इस तरह से कर लें। अभी तक आदत बन चुकी होगी, लेकिन मुझे हर एक स्टूडेंट के साथ बात करनी है, हर एक स्टूडेंट को पूरा कॉन्सेप्ट बताना है। तो ध्यान से देखिए, 1/10, और ये 1/t टू द पावर 5 प्लस c। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप समझ गए कि t की वैल्यू वापस तो पुट करनी नहीं है, और इस तरह से इसका कोई कॉम्बिनेशन जो है, हो सकता है उन्होंने एलसीएम लेकर आपको बताया हो या कुछ ऐसा, कुछ आंसर आना चाहिए। 1/10, 4 प्लस 1/x स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 प्लस c। तो अब देखते हैं ऐसा कुछ, या इसका कोई कॉम्बिनेशन। 1 ये x तो बाहर नहीं आएगा भैया, ये तो बिल्कुल गलत टर्म्स है। सो ये देखिए, ये है ऑप्शन, क्योंकि यहां पर 5 भी नहीं है, लेकिन ये देखिए इन्होंने रेज टू पावर 5 के साथ करा हुआ है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो 1/10, 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 प्लस c, ऐसा आ रहा है। तो यहां ऑप्शन डी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आप जानते हैं इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं एबीटी में, और हॉट्स भी है, और उसके लिए हम लोग एच यूज करते हैं। तो इस पे 2 स्टैम्प्स हम लगा रहे हैं, स्टार भी और एच भी, इसको इग्नोर मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को करने के बाद यहां एक सामने डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, और आंसर भी दिया हुआ है। तो हमारे को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक तरह से कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन साथ ही साथ हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि इन्होंने आंसर
यहाँ जो दिया हुआ है क्या वही आंसर तक हम पहुंच पा रहे हैं, तभी तो हम कंपेयर कर कर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो डायरेक्टली हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से शुरू करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। आप बता सकते हैं कि किस तरह का ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो ये है नॉन लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स लीनियर भी नहीं है और फैक्टर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम सबसे पहले जब पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते, रिस्पेक्ट नहीं लिखते हम, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में पहुंच चुके हैं। तो हम यहां देखिए ये एक लीनियर फैक्टर है, तो हम उसके साथ इस तरह से लिख देंगे a/x+2, स्टैंडर्ड रूल है। और जबकि यहाँ नॉन लीनियर जो है और एक ही बार आ रहा है, तो उसके लिए हम लिख देंगे bx+c डिवाइडेड बाय x²+1। अब यहाँ इसको फाइंड करने के, ABC को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट जो मेथड आपको यूज करना चाहिए CBSE के अंदर वो ये है कि आप LCM लेते हुए राइट हैंड साइड पर भी यहाँ चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये देखिए, और जब दोनों तरफ आप डिनोमिनेटर को देखते हैं तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं और सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं ax² + a, और इधर भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं ताकि आप लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर सको। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अभी आपको लगता है कि नहीं यार इसके आगे मैं खुद कर सकता हूं, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर निकालने की कोशिश करें, और नहीं अगर लगता है कि एक साथ चलेंगे मिलकर, तो आइए ध्यान से देखें। तो x² सिर्फ a और b के साथ हो सकता था, और वही हमारे पास ग्रुपिंग भी आ चुकी है। और जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट a और c में दिखाई देगा, क्योंकि b कभी भी कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं दिखाई दे सकता और a कभी भी x के साथ दिखाई नहीं दे सकता। तो पहले हम x को कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जब x को कलेक्ट करने की बात आ रही है लाइक टर्म्स, तो ऐसे आ रही हैं। और जैसा कि मैं कांस्टेंट को कह रहा था, तो इस तरह से हमने कर लिया ग्रुपिंग। अब हम लिख रहे हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। अगर ये प्योरली MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतनी सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोल रहा हूं। लेकिन साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा तो ये सारी प्रेजेंटेशन जरूरी हो जाएगी। आइए जल्दी से कंपेयर करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर 1 है, 1 का मतलब यहां 0x² है, 0x है, और यहां 1 है सिर्फ। तो अब मैं जब कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a + b = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। मेरे पास आ जाएगा 2b + c = 0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट b लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, और कांस्टेंट हो जाएगा a + 2c = 1। अब आप इतना नॉलेज रखते हैं कि आप कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक मेथड बता सकता हूं। यहां से मैंने b की वैल्यू -a डाली और सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर मेरे पास आ गया -2a + c = 0। यहां से मैंने c निकाला जो कि a के टर्म्स में 2a, और फिर मैंने उसे पुट कर दिया। तो ध्यान से देखें, a + 2 times of 2a = 1, यानी 5a = 1, यानी a की वैल्यू आ गई है 1/5। अगर a 1/5 आ गया है तो b -1/5 आ गया है, और c जो है क्योंकि वो 2a है 2/5 आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जबकि हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे को याद होगा कि इस क्वेश्चन के बदले, यहां इस एक्सप्रेशन के बदले अब हमारे को यहां पर ये 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 3 का मतलब समझ गए, एक ए के साथ, एक बी के साथ और एक सी के साथ। तो आइए सबसे पहले हम ए की वैल्यू यहां रखते हैं 1/5, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं dx/x+2। मैं फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले हम इसे पूरी तरह से सब्जेक्टिव बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखें, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारे पास। b की वैल्यू हमने -1/5 रखी, x dx रखा, और नीचे 1 + x² आ गया। और फिर c के साथ, यहां देखिए c के साथ तीसरा, तभी मैं कह रहा था 3 पार्ट्स बनेंगे। तो c के साथ आ गया 2/5 dx/1 + x²। इंटीग्रेशन पहले पार्ट का बहुत आसान, log mod x+2। दूसरे पार्ट में एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डायरेक्टली इसे log में लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे है फंक्शन, और आंसर आ जाएगा log mod fx + c।
तो मैं इसको यहां पर यूज करते हुए अब मैं इसको हटा देता हूं, आप अलग से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा -1/10 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव टर्म होती ही है, बट फिर भी रिस्पेक्ट करते हुए आंसर को, क्योंकि आंसर के एक्सप्रेशन में इस तरह से दिया हुआ है, और ये आ जाएगा 2/5 tan इनवर्स ऑफ x, और साथ में लगा दिया हमने कांस्टेंट c। अब हम कंपेयर करते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक्सप्रेशन को, और हम लोग अब एक बार फिर से अगर मैं क्वेश्चन को यहां पर इंसर्ट करूं तो अब कंपेयर करके देखें अगर हम इसको, तो ध्यान से देखिए लॉग वाली जो टर्म थी वो ऑलरेडी यहां 1/5 बिल्कुल ठीक है हमारे पास, और ये जो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसके आगे जो a है दैट हैज टू बी, a जो है दैट हैज टू बी -1/10, और b जो है वो 2/5 होना चाहिए। तो यहां पर देखें b 2/5, a -1/10, ये ऑप्शन तो भैया ऑप्शन सी है। देखिए तो देखिए कितनी आसानी से हमारे पास आंसर आ चुका है, और ये है ऑप्शन सी। अब एक और बात हम समझ सकते थे यहां पर, अगर मैं इन चीजों को पहले हटा दूं और आपसे बात करूं, क्योंकि आंसर में ऑलरेडी यहां पर क्या दिया हुआ था 1/5 जो सिंगल टर्म थी, जो अगर मैं बोलूं कि जो यहां लीनियर फैक्टर था उसके साथ, तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो हमारे पास पहले से कंफर्म हो गई थी, आप ना भी कैलकुलेट करते तो ए की वैल्यू तो 1/5 आ गई थी सीधा, तो आप ए से बी उसी समय निकाल सकते थे। मतलब आप समझे कि यहां पर ए की वैल्यू स्मार्ट वर्क लगाते हुए हम यहां 1/5 पुट कर देते तो बी उसी समय आ जाता, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कि सब्जेक्टिव, तो वो फायदा आप उठा सकते थे। तो बी की वैल्यू अगर यहां पर आप -1/5 रखते और फिर जब इसका इंटीग्रेशन आप करते तो वो ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर -1/10 आ जाता, और सी जो है क्योंकि वो 2 टाइम्स ऑफ ए था तो बड़ी आसानी से हम यहां सी की वैल्यू पता कर सकते थे 2/5। बट अभी हमने दोनों मेथड से पता कर लिया कि ऑप्शन सी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट का ये एक आखिरी क्वेश्चन है और फिर हम आगे पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। हर पार्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए और इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ या स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करते हुए आगे बढ़िएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको कई सारे तरीके से करा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोलेंगे कि x+1 को t पुट करके और फिर x की वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए, लेकिन अगर हम इसको बहुत बेसिक तरीके से, मतलब जब आपने इंटीग्रेशन शुरू भर करी थी, तो हम लोग अगर इस मेथड से करें तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, यानी हर हालत में न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ये तो करना पड़ेगा। तो एक तरीका मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा तरीका है लॉन्ग डिविजन का। वो सब अगर हम ना करें और बिल्कुल इंटीग्रेशन के बेसिक रूल से चलते हुए कि हाँ भाई इस बात को तो रिस्पेक्ट करना ही है, तो हमने क्या करा, +1 -1 कर दिया। ध्यान से देखिए अब यहां पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सर क्या हम आंसर तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, बट जरूरी है कि आप विश्वास करें टीचर्स पर भी और अपने आप पर भी। ध्यान से देखिए ये इंटीग्रेशन तो हो गया, लॉग में आएगा -log, तो यहां देखें चारों ऑप्शंस जो हैं ये नहीं क्योंकि ये 1 - x की बात कर रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो दो तो वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिए। अब इन दो आंसर्स में से हमें देखना होगा, और यहां देखिए a³ + b³ फॉर्मूला याद है आपको, a + b × a² - ab + b²। तो इस पार्ट के लिए ये चीज लगाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से आपके सामने हो पा रहा है। और ये बेसिक ट्रिक्स हैं इंटीग्रेशन के, जब हम इसे फाउंडेशन बोलते हैं या इंट्रोडक्शन बोलते हैं यहाँ एवीटी में। ध्यान से देखिए ये आ गया हमारे पास, और अगर अब मैं इंटीग्रेट करता हूं, यहां पर इसको इंटीग्रेट करता हूं, थोड़ा सा मैं यहां से क्लीन कर लेता हूं ताकि ज्यादा जो ऑप्शन है फिर से आपको विजिबल हो। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x³ / 3 -x² / 2 + x -log mod 1 + x या x+1 + c। तो ध्यान से देखिए है ऐसा कुछ, x³ / 3 -x² / 2 + x और -log mod। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि यहां ये माइनस आ रहा है, इतना सा फर्क है।
तो ऑप्शन डी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, जो दो मेथड मैंने अलग से बताए हैं उनसे भी ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और ये मुझे तो बेस्ट लगता है, फास्टेस्ट है, और मेरे पास स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस भी है कि उनको यही मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। बट फिर भी जो आपको ठीक लगे, ऑब्वियसली वो मैथ्स की बाउंड्री में होना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों को लेकर नोट बनाते हुए आगे बढ़िएगा। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।